अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। दोस्तों अभी आपने चंद दर्दनाक मनाजिर देखे। ये चंद मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सारे इसमें ऐसे थे जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, ना ही दिखाना चाहता हूँ। वो बहुत दर्दनाक थे। दोस्तों ये जो कुछ भी था बहुत दर्दनाक था। मेरी दुआ है कि कोई भी शख्स इस दर्द से ना गुजरे, आमीन। वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि बताना है कि ये असल में है क्या और हम खुद किस तरह इससे बच सकते हैं और दूसरों को किस तरह इससे बचा सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जो हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती है, बदकिस्मती से हमारे रीजन में भी, और अक्सर लोग इससे बचने का तरीका तक नहीं जानते। दोस्तों बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि नुकसानात को तो जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने की जो ज़रूरत है उसको अक्सर औकात महसूस नहीं करते और मज़ीद कुछ घरेलू टोटके वगैरह में लग जाते हैं या दूसरे तरीक़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर एक तरीका इलाज है उसको अडॉप्ट नहीं करते। इसका नतीजा अक्सर भयानक मौत की सूरत में ही निकलता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेबीज़ की। आइए इसको समझते हैं और इससे बचते भी हैं। दोस्तों रेबीज़ एक ख़तरनाक वायरल डिसीज़ है जो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। ये ज़्यादातर कुत्तों को काटने की वजह से इंसानों तक पहुंचती है। सोचिए एक छोटा सा वायरस आपके जो दिमाग है उसको कंट्रोल कर सकता है और आपके मसल्स, रिएक्शन और वाइटल फंक्शन को तोड़ कर रख देता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेबीज़ साइलेंट किलर है। दोस्तों ये बात हकीकत है कि रेबीज़ सबसे ज़्यादा कुत्तों के काटने के बाद ही फैलती है। इसलिए लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इसी वजह या इनकी एक ही वजह है इसके फैलने की कि कुत्ता काटेगा तो रेबीज़ होगा, मगर हकीकत तो इसके बरक्स है। दोस्तों कैट्स, बैट्स और जो दूसरे वाइल्ड एनिमल हैं उनकी वजह से भी रेबीज़ हो सकती है, वो भी रेबीज़ के कैरियर हो सकते हैं। रेबीज़ वायरस एनिमल का जो सलाइवा होता है उसमें होता है, ख़ास तौर पर इन्फेक्टेड डॉग, कैट और वाइल्ड एनिमल में। जब ये सलाइवा आपकी स्किन का जो कट होता है, यहाँ पे चोट लग जाती है और उससे जो कट लग जाता है, या फिर जिस्म के दूसरे आज़ा जैसे कि आँख, नाक या मुंह, उससे अगर ये कांटेक्ट में आ जाए तो ये वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है। मतलब सिर्फ काटना ही नहीं, छोटा सा स्क्रैच या लिक भी डेंजरस हो सकता है। सोचिए एक स्ट्रे डॉग ने आपके हाथ को सिर्फ छू लिया और आपके हाथ पर छोटा सा स्क्रैच है। ये छोटा सा जो कांटेक्ट हुआ है ये भी इन्फेक्शन का रीजन बन सकता है। इसी वजह से हर बाइट या स्क्रैच को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ ये बात समझने की है कि ये वायरस ब्लड स्ट्रीम से नहीं, नर्व्स के जरिए फैलता है, तो ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आपने छोटा सा स्क्रैच इग्नोर किया और वॉश नहीं किया तो जो वायरस आपके नर्व के जरिए ब्रेन तक ट्रैवल कर लेगा वो खतरनाक हो जाएगा, और अक्सर ऐसा ही होता है। दोस्तों मैं यहाँ यही गुजारिश करूँगा कि हर एनिमल बाइट या स्क्रैच को सीरियस लें। फौरी तौर पे जो ज़ख़म है उसको किसी भी अच्छे सोप और पानी से धोएं, लेकिन फौरी तौर पे डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इस केस में वैक्सीनेशन ज़रूर होती है, और मैं ख़ास तौर पे यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चों की। दोस्तों अगर ये खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो समझ लें कि जो अर्ली सिम्टम्स देखे गए हैं वो जो बहुत अर्ली स्टेज होती है उसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, वीकनेस फील होने लगती है, काटने की जगह पर पहले खुजली और बाद में वो हिस्सा बेहिस्सा हो जाता है, नम सा। दोस्तों एडवांस सिम्टम्स के स्टार्ट होते ही मरीज को दिमाग ऐसी चीज़ें दिखाता या सुनाता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मरीज के मसल्स अचानक टाइट हो जाते हैं और वो उसके काबू में नहीं रहते और खुद ब खुद मूव करते हैं।
पैरालिसिस यानी कि जिस्म का कोई हिस्सा या पूरा जिस्म हरकत करना बंद कर देता है या उसकी सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। जब इसके बाद बात आगे बढ़ जाती है तो एक और सिम्टम्स आ जाता है, वो होता है हाइड्रोफोबिया। मरीज को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि कोशिश के बावजूद वो पानी पी भी नहीं सकता। दोस्तों यानी चांसेस कम हो जाते हैं मरीज के अक्सर, अगर इस स्टेज तक मरीज चला जाए। और अगर अब भी दवा काम ना करे तो मरीज फिर मौत की तरफ ही जाता है। यानी अब इस वायरस नर्व सेल के जरिए जो ब्रेन तक ट्रैवल किया था अब उस पर कब्जा कर चुका है। दोस्तों मैं फिर याद दिला दूं, ये वायरस ब्लड स्ट्रीम से नहीं डायरेक्ट नर्व से मूव करता है और यही इसकी वजह होती है कि इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं वो छुप जाते हैं और इंसान को लगता है कि सब नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं, और यही वो सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की गलती कर बैठता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद वायरस सेंट्रल नर्व सिस्टम को अटैक करता है और यही वो स्टेज होती है जब हाइड्रोफोबिया और मसल्स पैरालिसिस के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह इफेक्ट कर देता है। मसल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें लंग्स और एयरवेज के ज़रिए सांस लेने और ऑक्सीजन को बॉडी में सर्कुलेट करने का जो काम कर रहा है, ये वही सिस्टम है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो मरीज की मौत हो जाती है, मोस्टली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। दोस्तों रेबीज बहुत खतरनाक है मगर बचना इससे मुमकिन है, बचा जा सकता है। बाइट के फौरन बाद आप अगर उसको धो लें और पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीनेशन है अगर वो आप लगवा लें तो लाइफ सेफ हो सकती है। अगर मैं इसका साइकिल यानी कि इसका सीक्वेंस बता दूं तो वो ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को काट लिया गया है ऐसे इन्फेक्टेड वायरस के शिकार जानवर ने, तो वो बॉडी में जैसे इंटर होगा तो वो नर्व से ब्रेन तक ट्रैवल करेगा, ब्रेन पर अटैक करेगा और लास्ट स्टेज में वो हाइड्रोफोबिया और पैरालिसिस की तरफ चला जाएगा और इन दी एंड सांस लेने में दुश्वारी और फिर वो टोटल फेलियर की तरफ चला जाएगा। दोस्तों ये किस हद तक खतरनाक है, मैं सिर्फ आपको दो मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल दे देता हूँ। दोस्तों इंडिया में 37,17,000 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 2024 का मैं बता रहा हूँ। कितने? 37,17,000, 371,700, जो कि एवरेज बन रहा है 10,000 डेली का। यकीनन इंडिया बड़ा मुल्क है लेकिन 10,000 भी कोई छोटा नंबर तो नहीं है। हर साल लगभग 20,000 लोग इंडिया में रेबीज की वजह से मरते हैं, जो कि दुनिया भर के रेबीज से होने वाली मौत का 36% है, 36% है। अगर इंडिया का ये हाल है तो पाकिस्तान कोई ख़ास पीछे नहीं है। कराची में हर साल लगभग 7 से 10 लोग पर मिलियन लोगों पर रेबीज से केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं। पंजाब में 9,93,240 993240 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ 2016 से लेकर 2019 तक, 2016 टू 2019 तक। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका था वो भावलपुर डिस्ट्रिक्ट था। दोस्तों प्रॉब्लम समझ में आ गई, वायरस कैसे क्या काम कर रहा है ये समझ में आ गया। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इससे बच सकते हैं या नहीं। दोस्तों इसके लिए दो तरह की वैक्सीन होती हैं। एक होती है प्री एक्सपोजर, यानी कि पहले से आपको वैक्सीन लगा दी गई है बाइट या एक्सपोजर से पहले। ये उन लोगों को दी जाती है जो ऑलरेडी हाई रिस्क पर हैं, जैसे कि वैक्स हैं, एनिमल हैंडलर्स हैं या लैब वर्कर्स हैं। और इस वैक्सीन का मकसद ये होता है कि अगर फ्यूचर में कोई बाइट खुदा ना खास्ता हो भी जाए तो बॉडी के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी हो और वो वायरस का रिस्क को कम कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे मरीजों को जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको भी जाना चाहिए, बट उनके चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इम्यून होती है। दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता किसी ने वैक्सीन नहीं करवाई और फिर उसको बाइट हो गई, कुत्ते ने काट लिया या रेबीज का चांस बढ़ गया, तो जैसे ही बाइट या स्क्रैच से वो टच हो गया है ऐसा इन्फेक्टेड जानवर, तो फौरी तौर पर प्री एक्सपोजर जो इसकी वैक्सीन है वो फौरी तौर पे लगवाई जाए, जैसे ही हो, फौरी तौर पे। इसका मकसद होता है कि बाइट के फौरन बाद ट्रीटमेंट शुरू हो सके, वायरस को बॉडी में स्प्रेड ना होने में उसको रोक दे। ये वैक्सीन इसीलिए होती है। अगर स्ट्रे डॉग ने काटा तो डॉक्टर के पास जाके PEP शुरू कराना पड़ेगा। ये वही पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन है, इसको ही हम PEP कहते हैं।
सिंपल तरीके से प्री एक्सपोजर जो मैंने नाम लिया वो पहले से प्रोटेक्शन होती है, और पोस्ट एक्सपोजर जो होती है वो बाइट के बाद इमरजेंसी प्रोटेक्शन होती है। बट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो कुछ ऐसी चीज़ों का भी डिस्कस मैं यहाँ कर लूँ जो आम ज़बानों पे जो आम लोग हैं उनको पता है और उस पे वो यकीन करते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि रेबीज सिर्फ डॉग से होती है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। डॉग्स के अलावा कैट्स और वाइल्ड एनिमल भी रेबीज स्प्रेड कर सकते हैं। एक और लोग अक्सर बात करते हैं ज़्यादातर गांव देहातों में कि यार अगर कार्ड भी लिया है तो कुछ ना कुछ टोटके वगैरह दे दो, अभी तो थोड़ा टाइम है, बाद में देखेंगे, अगर कुछ सिम्टम्स आए तो यार देख लेंगे, अदरवाइज तो ये सब कुछ सही है ना। रियलिटी ऐसी नहीं है दोस्त। टाइम जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है। अगर 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट ना हो तो जान को खतरा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर किसी के साथ आपके गिरदोनवा में ऐसी कोई चीज़ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो प्लीज़ उसको गाइड करें कि 24 घंटे के अंदर ही आपने ये काम कराना है। रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। ये एक अजीब सी मिथ है कि यार अगर हो गई किसी को तो कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है। टाइमली वैक्सीनेशन से रेबीज़ को आराम से आप उससे बच सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि ब्रेन नामा यानी कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे हिसाब से लोग इसलिए ज़्यादा मर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता और वैक्सीनेशन का सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। गांव देहात और पुअर एरियाज़ में लोग समझते ही नहीं है कि कुत्ते के काटने के बाद फौरी हॉस्पिटल भी जाना है। ज़्यादातर केसेस इसलिए ख़तरनाक हो जाते हैं कि रेबीज़ का वायरस जब तक सिम्टम्स देता है तो तब तक हर कोई ये कह रहा होता है यार अभी तो सब कुछ नॉर्मल है। और यही मैंने पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी यही गलती होती है कि हम सिम्टम्स का वेट करने लगते हैं, जबकि फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इस बीमारी को लेके गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट का काम है कि वो फ्री रेबीज वैक्सीनेशन को हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में अवेलेबल करा दे, या कम से कम उन एरियाज में तो करा दी जहाँ इनकी केसेस की तादाद जो है बढ़ रही है। स्ट्रीट डॉग्स का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, सब पर। और ये सिर्फ सिटी तक, शहर तक महदूद ना रहे, बल्कि गांव-गांव तक इसका पहुंचना ज़रूरी है। इसको पहुंचाने का कोई निज़ाम होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये सारे काम कर ले तो फिर आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये समझना चाहिए कि कुत्ते के काटने का या खरोच पे लगने का कोई घरेलू टोटका नहीं होता। इससे बचने का, मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, घरेलू टोटके, कोई घरेलू टोटका नहीं है भाई। हॉस्पिटल ही जाना है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं, प्रॉपर इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन लगवाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो स्ट्रे डॉग के पास ना जाएं, दूर रहें। और जो लोग जानवरों के साथ काम करते हैं उनको पहले से वैक्सीनेशन जो है वो करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, मैंने कोशिश की कि जो रेबीज़ का वायरस है उसके बारे में आपको बता दूं कि ये क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। कुछ मिथ थी जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको मेरी एक आबिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल का नाम है ब्रेन नामा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी हर वीडियो होती है एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।